पहले अपनी गलतियाँ बताएं। मेरी भतीजी जोसेफाइन कार्नेगी मेरी सेक्रेटरी बनने न्यूयॉर्क आई। वह 19 साल की थी और उसने 3 साल पहले हाई स्कूल पास किया था। उसका बिजनेस अनुभव नहीं के बराबर था। बाद में वह अमेरिका की सबसे बेहतरीन सेक्रेटरियों में से एक बन गई, परंतु शुरुआत में अगर सच कहें तो उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश थी। एक दिन जब मैं उसकी आलोचना कर रहा था तो मैंने खुद से कहा, 1 मिनट डेल कार्नेगी, 1 मिनट। तुम जोसेफाइन से दुगनी उम्र के हो। तुम्हारे पास उससे 10,000 गुना बिजनेस अनुभव है। तुम उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि उसके पास भी तुम्हारे जैसा नज़रिया होगा, तुम्हारी जितनी बुद्धि होगी, तुम्हारे जितनी पहल करने की क्षमता होगी। चाहे तुम्हारी यह विशेषता कितनी ही दोहन दर्जे की क्यों ना हो। और 1 मिनट डेल, 19 साल की उम्र में तुम्हारी हालत क्या थी? याद करो, तुमने उस समय कितनी बड़ी गलतियाँ की थी। तुमने यह गलती की थी और वह गलती। इस तरह ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जोसेफाइन की आलोचना करना इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि 19 साल की उम्र में मैं जोसेफाइन से ज़्यादा मूर्ख था। वैसे जोसेफाइन के लिए यह कोई तारीफ की बात नहीं है। इसके बाद जब भी मैं जोसेफाइन को कोई गलती बताता था तो मैं अपनी बात इस तरह शुरू करता था, तुमसे यह गलती हुई है जोसेफाइन, परंतु ईश्वर जानता है मैंने तुमसे भी बड़ी गलतियाँ की हैं। कोई भी व्यक्ति पैदाइशी समझदार नहीं होता, उसे समझदारी अनुभव से मिलती है और तुम में तो उससे ज़्यादा बुद्धि है जितनी तुम्हारी उम्र में मुझ में थी। मैंने खुद इतनी बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलतियाँ की हैं कि मैं तुम्हारी या किसी और की बुराई नहीं कर सकता। परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने इस काम को इस तरह से किया होता तो यह बेहतर होता? अपनी आलोचना सुनना ज़्यादा कठिन नहीं होता अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियाँ होती हैं। E.G. ड्रिस्टोन कनाडा के ब्रांडन मैनिटोबा में इंजीनियर थे। उन्हें अपनी नई सेक्रेटरी से समस्या आ रही थी। वे जो पत्र डिटेक्ट करते थे उनकी सेक्रेटरी उन पत्रों को टाइप करते समय हर पेज पर स्पेलिंग की 2 या 3 गलतियां कर देती थी। मिस्टर डिलस्टोन ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया। ज़्यादातर इंजीनियरों की तरह मेरी अंग्रेजी या मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी नहीं है। बहुत समय से मैं अपने साथ एक छोटी सी काली नोटबुक रखता हूँ जिसमें मैं वे शब्द नोट कर लेता हूँ जिनकी स्पेलिंग में मुझे कठिनाइयाँ होती हैं। जब यह स्पष्ट हो गया कि केवल गलतियाँ बताने से मेरी सेक्रेटरी डिक्शनरी चेक करने और फ्यू रीडिंग करने का कष्ट नहीं करेगी तो मैंने दूसरा तरीका आजमाने का फैसला किया। जब अगली बार मेरे सामने एक पत्र आया जिसमें गलतियाँ थीं तो मैं टाइपिस्ट के पास बैठा और कहा, मुझे लगता है यह शब्द सही नहीं है। यह उन शब्दों में से एक है जिनकी स्पेलिंग में मुझे हमेशा बहुत दिक्कत आती है। इसी कारण मैंने अपनी स्पेलिंग बुक को साथ में रखना शुरू किया है। मैंने उचित पेज पर स्पेलिंग बुक को खोलकर भी दिखाया है। हाँ, यह रहा वह शब्द। मैं अपनी स्पेलिंग का ध्यान इसलिए रखता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे पत्रों को पढ़कर हमारे बारे में राय बनाते हैं और गलत स्पेलिंग से हमारी वास्तविक छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं जानता कि उसने मेरी सिस्टम का अनुसरण किया या नहीं। बहरहाल उस चर्चा के बाद उसकी गलतियाँ काफ़ी कम हो गई। 1909 में सुसंस्कृत प्रिंस बर्नहार्ड वान बुलो ने भी यही सबक सीखा। वान बुलो तब जर्मनी के इंपीरियल चांसलर थे और सिंहासन पर विलियम द्वितीय बैठे थे। विलियम जो तुक मिजाज थे, अखड़ थे, अंतिम जर्मन
कैसर थे जो ऐसी सेना और नौसेना बना रहे थे जिसके बारे में उन्हें दब था कि वह किसी को भी धूल चटा सकती है। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कैसर ने कुछ बातें कही, कुछ अविश्वसनीय बातें, जिसकी वजह से महाद्वीप में तूफान आ गया और दुनिया भर में आक्रोश का विस्फोट फूट होने लगा। स्थिति को और खराब करते हुए कैसर ने सार्वजनिक रूप से मूर्खतापूर्ण, दंभपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य दिए। उन्होंने यह वक्तव्य तब दिए जब वे इंग्लैंड में अतिथि थे और उन्होंने डेली टेलीग्राम को इन पर होने उन्होंने घोषणा की कि पूरी जर्मनी में वही एक आदमी है जो अंग्रेज़ों के प्रति दोस्ताना रवैया रखते हैं, कि वह जापान के खतरे से निपटने के लिए नौसेना बना रहा है, कि उसने और केवल उसी ने इंग्लैंड को रूस और फ्रांस के हाथों मात खाने से बचाया था, कि उसी की युद्ध की योजना की बदौलत इंग्लैंड के लॉर्ड रॉबर्ट्स ने दक्षिण अफ्रीका में बॉन्ड्स को हराया था, इत्यादि। पिछले 100 सालों से शांति के समय में इस तरह के आश्चर्यजनक शब्द किसी भी यूरोपीय सम्राट ने नहीं कहे थे। पूरा महाद्वीप आक्रोश से भर उठा। इंग्लैंड आग बबूला हो गया। जर्मन राजनेता स्तब्ध रह गए और इस तूफान के उठने के बाद कैसर घबरा गया और उसने अपने इम्पीरियल चांसलर प्रिंस वान बुलो को यह सुझाव दिया कि वे इस गलती का दोष अपने सिर पर ले लें। हाँ, वह चाहता था कि वान बुलो यह घोषणा करें कि इसके लिए वही जिम्मेदार है, कि उन्हीं ने अपने सम्राट को इस तरह की अविश्वसनीय बातें कहने की सलाह दी थी। परंतु महामहिम वान बुलो ने प्रतिरोध किया। जर्मनी या इंग्लैंड में कोई भी यह कभी नहीं मानेगा कि मैं आपको ऐसी बात कहने की सलाह दे सकता हूँ। जिस पर वान बुलो के मुंह से यह शब्द निकले, उसी वक्त वह समझ गया कि उससे गंभीर गलती हो गई है। कैसर फूट पड़ा। तुम मुझे गधा समझते हो, वह चिल्लाया, यानी कि मैं इतनी बड़ी मूर्खताएं कर सकता हूँ जो तुमसे नहीं हो सकती। वान बुलो जानता था कि उसे आलोचना करने से पहले प्रशंसा करनी चाहिए थी, परंतु चूंकि अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने अगली सर्वश्रेष्ठ चीज की। उसने आलोचना करने के बाद प्रशंसा की और इसने जादू कर दिया। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था, उसने सम्मान के साथ कहा। महामहिम बहुत से क्षेत्रों में मुझसे अधिक योग्य और बुद्धिमान है, न सिर्फ नौसैनिक और सैनिक ज्ञान में, बल्कि सबसे बढ़कर नेचुरल साइंस में। मैंने अक्सर मत मुग्ध होकर सुना है जब महामहिम ने बैरोमीटर या वायरलेस टेलीग्राफी या रोन्टगेन किरणों के बारे में बताया। मैं नेचुरल साइंस की सभी शाखाओं के बारे में निबट अज्ञानी हूँ। मुझे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है और मैं प्राकृतिक रहस्य से पूरी तरह अनजान हूँ। परंतु वान बुलो ने आगे कहा, इसके अवध में मुझ में कुछ ऐतिहासिक ज्ञान और शायद कुछ कूटनीतिक कुशलता है। कैसर का चेहरा खिल गया। वान बुलो ने उसकी तारीफ की थी। वान बुलो ने उसे महान बनाया था और खुद को बोना बनाया था। इसके बाद कैसर बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर सकता था। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि हम एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ पूर्वक हैं। हमें एक साथ रहना चाहिए और हम रहेंगे। उसने वान बुलो से हाथ मिला, एक बार नहीं बल्कि कई बार, और उस दिन के बाद वह इतना उत्साही हो गया कि उसने मुट्ठी तान कर कहा, अगर किसी ने मुझसे प्रिंस वान बुलो के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं उसकी नाक तोड़ दूंगा। वान बुलो ने अपने आप को समय रहते बचा लिया, परंतु कुशल कूटनीतिज्ञ होने के बावजूद
उसे एक गलती तो हो ही गई। उसे अपनी कमियों और विलियम की खूबियों से अपनी बात शुरू करनी चाहिए थी और यह नहीं बताना चाहिए था कि कैसर का दिमाग कमज़ोर था और उसे पागल खाने में होना चाहिए था। अपनी कमियों और सामने वाले की खूबियों को बताने वाले कुछ वाक्यों में अगर एक क्रोधित और अपमानित कैसर अच्छे दोस्त में बदल सकता है तो कल्पना कीजिए कि विनम्रता और प्रशंसा आपके और मेरे लिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकती। चाहे हम अपनी गलती सुधार पाए हो या नहीं, अपनी खुद की गलती मान लेने से हमें सामने वाले का व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। इसका उदाहरण हमें टिमोनियम मैरीलैंड के क्लरस जरेसन के उदाहरण से मिलता है। क्लेरस को पता चला कि उसका 15 साल का लड़का डेविड सिगरेट पीने लगा है। जरेसन ने हमें बताया, जाहिर है मैं नहीं चाहता था कि वह सिगरेट पिए, परंतु उसकी माँ और मैं दोनों ही सिगरेट पीते थे। इस तरह हम हर समय उसके सामने एक बुरा उदाहरण पेश कर रहे थे। मैंने डेविड को समझाया कि मैंने उसकी उम्र में सिगरेट पीना चालू कर दिया था और निकोटीन के सामने मैं हार गया। अब इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैंने उसे बताया कि सिगरेट पीने के कारण ही मुझे कफ की इतनी अधिक समस्या होती थी और मैंने उसे यह भी बताया कि वह खुद मुझे सिगरेट छोड़ने की सलाह कई बार दे चुका है। मैंने उसे सिगरेट छोड़ने के विषय में कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया, इसके खतरे के बारे में मैं कोई चेतावनी नहीं दी, ना ही उसे सिगरेट पीने से मना किया। मैंने सिर्फ उसे इतना बताया कि मैं किस तरह सिगरेट का आदी हुआ था और मुझे इसका कितना नुकसान झेलना पड़ा। उसने इस बारे में कुछ समय सोचा और फिर फैसला किया कि वह कॉलेज छोड़ने तक सिगरेट नहीं पिएगा। इस बात को सालों गुजर चुके हैं, परंतु डेविड ने अब तक सिगरेट पीना शुरू नहीं किया है और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। इस चर्चा के बाद मैंने भी सिगरेट छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार की मदद से मैं ऐसा करने में कामयाब हो पाया। एक अच्छा लीडर इस सिद्धांत का पालन करता है, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं।